सबसे पहले इस बीच बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को लेकर एक बड़ा बयान दिया। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद यूपी के सीएम योगी का यह पहला बयान है। सीएम योगी ने कहा कि अब कोई माफिया किसी कारोबारी को धमका नहीं सकता है। पहले जो लोग यूपी की पहचान पर संकट बने हुए थे, अब वो खुद संकट में है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी अब दंगा मुक्त हो चुका है। 2017 के बाद से यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ है। 6 साल से किसी शहर में कर्फ्यू लगाने की नौबत नहीं आई है। यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बदतर थी ही। उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से ही लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। और इसीलिए मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं, उत्तर प्रदेश ने अपनी उस दंगों के लिए हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। उत्तर प्रदेश ने अपनी उस दंगों के लिए हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे। लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है। कोई नहीं डरा धमक सकता है। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है। बड़ी खबर अतीक अहमद से जुड़ी हुई, जिस पर एक बड़ा खुलासा अब सामने आ रहा है। अतीक अहमद साबरमती जेल में जब बंद था, तब उसने जेल के अंदर से एक बिल्डर को धमकी दी थी। धमकी में उसने ये कहा था कि उसके बेटे ना डॉक्टर बनेंगे ना वकील बनेंगे, सिर्फ हिसाब होना है। चिट्ठी में अतीक ने लिखा कि मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं, आप मेरे बेटे से ईडी कर रहे थे। ईडी ने अभी आपका पैसा सीज तो नहीं किया है। बेहतर यह कि हमारे बेटे उमर को जो हिसाब है और असद ने जो पैसा दिया है वो हमें इलेक्शन में जरूरत है। हमारी आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं है, आपने अपनी किस्मत और अकल से कमाया है, लेकिन हमारे जो पैसे हैं उसको तुरंत दे दें तो वो हमारे बहुत काम आएगा और शायद आपकी तरफ से ध्यान हट जाए। कम लफ्जों में ज्यादा समझ लो, मैं अभी मरने वाला नहीं हूं। इंशाअल्लाह एक्सरसाइज करता हूं, दौड़ता हूं, बेहतर है हमसे आप आके मिल लो। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, अब डिटेल में ये मैसेज हम देख पा रहे हैं। जाहिर तौर पर ऐसा लग रहा है कि धमकी तो दी जा रही है, साथ साथ इस तरीके से पैसा मांगा जा रहा है जैसे कि वो पैसा उनका खुद का हो। देखिए, और न सिर्फ ये धमकी दी जा रही है, और जाहिर सी बात है अतीक को ये पता था कि वो अगर मोहम्मद मुस्लिम को धमकी देता है तो पूरे सिंडिकेट में मैसेज आएगा। तो मोहम्मद मुस्लिम के जरिए उसने पूरे सिंडिकेट में मैसेज ये दिलवाया कि भले ही वो गुजरात के साबरमती जेल में बंद हो, लेकिन क्राइम का उसका सिंडिकेट अभी भी चल रहा है। अगर इसमें गौर करें तो इसने ये भी लिखा कि मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, बेहतर यही होगा कि तुम जेल में आकर मुझसे मिलो। मोहम्मद मुस्लिम अब वो शख्स है जो अतीक अहमद की डर की वजह से साल 2007 में प्रयागराज छोड़ के लखनऊ में शिफ्ट हो गया था। बावजूद इसके अतीक अहमद लगातार उससे पैसे मांग रहा था। 5 करोड़ रुपए मांगे थे, जिसमें से असद, वो अतीक का बेटा जो इनकाउंटर में मार गिराया गया, वो असद 80 लाख रुपए मोहम्मद मुस्लिम से रिसीव करता है और वही 80 लाख का इस्तेमाल उमेश पाल हत्याकांड में हुआ था। जनवरी 2023 में ये मैसेज किया गया था, जिसके बाद मोहम्मद मुस्लिम ने वो पैसे दे दिए थे। इसके अलावा अगर इस चैट्स को देखें तो इस चैट्स में बाकायदा ईडी का जिक्र है। जैसे पिछले दिनों यूपी पुलिस और ईडी ने शिकंजा कसा था, तो उसके बाद अतीक काफी बौखलाया हुआ था। उसमें लिखता है कि तुम ईडी करते हो, ईडी ने तुम्हारे पैसे सीज नहीं किए हैं,
कम लफ्जों में ज्यादा समझो, कम लफ्जों में ज्यादा समझो और पैसे दे दो। जिसके बाद असद ने पैसे रिसीव किए थे। तो कहीं ना कहीं इसमें अतीक की बौखलाहट भी साफ नजर आती है, ओवर कॉन्फिडेंस भी साफ नजर आता है कि ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा था कि सरकार किसी की भी हो, सत्ता उसी की चलेगी। बाकायदा लिखता है कि अरे गहरे लोग मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा रहे हैं, वक्त बदलेगा, सबका हिसाब होगा। तो ये मैसेज जो खुद अतीक ने लिखा था, ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है उमेश पाल हत्याकांड में। साथ ही साथ इस मैसेज के जरिए अतीक और अशरफ हत्याकांड में भी इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्या कहीं जो अतीक का जिनसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था या जिनको धमकी दे रहा था, उन लोगों ने ही तो कहीं अपनी जान बचाने के लिए अतीक और अशरफ की हत्या नहीं करवा दी। तो इस इन्वेस्टिगेशन, इस लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये भी है प्रयागराज पुलिस का। लेकिन कम से कम ये रसूख दिखाने की कोशिश है। और सबसे अहम लाइन, मैं अभी मरने वाला नहीं हूं। तो पुलिस पूछताछ में अतीक अहमद ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से कनेक्शन का खुलासा किया था। करीब 18 साल पहले हुए राजू पाल हत्याकांड के जांचकर्ता ने भी आज तक से खास बातचीत में इसकी तस्दीक की है। राजू पाल हत्याकांड ने जांचकर्ता ने यह खुलासा किया कि केस से नाम हटवाने के लिए उन्हें पाकिस्तान के नंबर से धमकी भरे फोन आते थे। 25 जनवरी 2005 यही है वो तारीख जब अतीक अहमद के आपराधिक साम्राज्य के पतन की उल्टी गिनती शुरू हुई थी। 25 जनवरी 2005 को BSP के विधायक राजू पाल की हत्या हुई थी और इसमें सीधा आरोप लगा था तब के सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर। हालांकि तब आज तक से बातचीत में अतीक अहमद ने राजू पाल हत्याकांड के आरोप को सियासी आरोप बताकर नकार दिया था। लोग ये भी कहते हैं, ज्यादातर लोग ही कहते हैं कुछ भी हो जाए तो अतीक अहमद के ऊपर ही आरोप जाता है, ज्यादातर लोग ही कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा शहर आज कह रहा है कि इस हत्या के पीछे अशरफ और अतीक का हाथ है। पूरा शहर ये कह रहा है कि आरोप लगाया जा रहा, हाथ नहीं है। ये कह रहा है कि चंद लोग अब जो बता रहे हैं दूसरे दल के लोग हैं। अतीक अहमद के बारे में कहा जाता है कि वो सियासी रसूख और आतंक के दम पर बड़े से बड़े केस से बच निकलता था। राजू पाल हत्याकांड में भी उसने यही रास्ता निकाला। राजू पाल हत्याकांड के अधिकारी रहे झांसी के रहने वाले नारायण सिंह ने राजू पाल हत्याकांड को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। जांच अधिकारी के मुताबिक केस से नाम हटवाने के लिए उन्हें पाकिस्तानी नंबर से धमकियों भरे फोन आते थे। साथ ही 50 लाख रुपए तक का प्रलोभन दिया जाता था। वो डायरेक्ट तो हमको सीधे धमकी तो नहीं दिए, लेकिन उनके जो गुर्गे लोग होते थे वो लोग प्रलोभन भी देते थे। कहते थे कि क्यों इस पचड़े में पड़ रहे हो, क्या फायदा सांसद जी से उलझने से, जैसे सब लोग अब तक करते रहे वैसे तुम भी बेचना करो। कभी कभी गुमनाम जो पाकिस्तान के 12 डिजिट का फोन होता है उससे धमकी भरे फोन भी आते थे कि बड़का आईओ मत बनो, नौकरी करो अपनी, जो है काट देते थे फोन। फिर जब जानने लगे कि ये बाहर का फोन है तो फिर उठाते भी नहीं थे। और प्रलोभन भी दिए गए। 50 लाख का ऑफर था कि उनके गुर्गे लोग हमदर्दी में कहते थे कि ले दे लो, अब जहाँ का तहाँ भिजवा दें हैं और खाना पूर्ति करके बेचना खत्म कर दो। पाकिस्तानी फोन नंबर से धमकी के दावे ने अतीक के पाकिस्तानी कनेक्शन की पुष्टि करती है। पुलिस FIR के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड की पूछताछ में अतीक अहमद ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से अपने कनेक्शन का खुलासा किया था। राजू पाल हत्याकांड अतीक के गले की हड्डी बन चुका था। इस केस में अतीक को जेल भी जाना पड़ा था। इसके बाद से वो कोई चुनाव नहीं जीत सका। जिस राजू पाल हत्याकांड से अतीक के दुर्दिन की शुरुआत हुई, उस हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या ने उसे मिट्टी में मिला दिया। उमेश पाल हत्याकांड की जांच के सिलसिले में ही अतीक और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज लाया गया था, जहां शनिवार को 3 शूटरों ने दोनों की हत्या कर दी। अमित कुमार श्रीवास्तव, झांसी, आज तक। बिहार के दानापुर में खनन माफिया के गुर्गों ने महिला पुलिस ऑफिसर पर हमला कर दिया। महिला अधिकारी अवैध खनन रुकवाने पहुंची थी, पुलिस भी उनके साथ गई थी। जैसे ही महिला अधिकारी ने एक ट्रक को रुकवाया, खनन माफिया के गुर्गों ने पथराव शुरू कर दिया। लाठी डंडे बरसाने लगे, गाली गलौज की और इस हमले में महिला पुलिस अफसर घायल हो गई। वहीं पुलिस वाले
इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने खनन माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। हम खड़े हैं अभी परेव गांव में, जो कि बिहटा थाने में है, पटना जिले के। आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि ये वो रास्ता है जो सीधे पुराने कोइलवर पुल की तरफ जा रहा है, जहां से वो गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये वही रास्ता है जो सीधा 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 बाएं की तरफ निकलता हुआ चला जाएगा और ये फिर पुराने कोइलवर पुल से नए कोइलवर पुल की तरफ जाएगा, जिधर ये ट्रक भी जा रहा है। बड़ी बात यह है कि ये वही इलाका है जहां आसपास की जगहों से इलीगल खदानों से माइनिंग करके लाई जाती है। और आप देख सकते हैं विजुअल्स में यहाँ किस तरह से ट्रकों के चक्कों से गड्ढे बने पड़े हैं और आप देख सकते हैं सामने किस तरह से कई सारे ट्रक्स लगे हैं। तो ये वही जगह हैं और ये वही कच्चे रास्ते हैं जिनका प्रयोग करके अवैध खनन माफिया बालू की माल ढुलाई करता है और इधर से उधर ले जाने का काम करता है। और ये उसी जगह पर कल यहाँ पर चेकिंग रखी गई थी, जिसके बाद पटना के जिला खनन पदाधिकारी समेत 2 खनन निरीक्षकों को काफी चोटें आई हैं। बड़ी बात ये बताते चले कि इस पूरे मामले में अब तक 3 FIRs की गई हैं और 44 लोगों को अब तक अरेस्ट किया गया है। लेकिन बड़ा और गंभीर सवाल अब भी यही है कि अगर अधिकारी ही असुरक्षित हैं तो आम नागरिक का क्या होगा। तो खनन माफिया का खौफ और कहर यहां देखा जा सकता है, जिससे महिला अधिकारी भी बच नहीं पाई। और इस मसले को लेकर बिहार में सियासत तेज है। किस तरीके से आर पार की लड़ाई चल रही है, सुनिए। बिहार में जब हम गुंडा राज कहते हैं तो लोगों को बेचैनी लगता है। जो अभी ये बेटा का आया है सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, इससे बड़ा गुंडा राज क्या होगा। सैया भेल कोतवाल अब डर काहे का। आज खनन विभाग के अंदर खनन पदाधिकारी को, खनन निरीक्षक को जिस तरह से उस महिला पदाधिकारी को पीटा जा रहा है, धिक्कार है सत्ता में बैठे लोगों को। घटना में संलिप्तता है, सबको गिरफ्तार किया जाएगा। महिला अधिकारी भी थी, उन पर ही पत्थरबाजी की। महिला अधिकारी तो महिला के अधिकारी के लिए भी कानून है, जो उसने किया उस पर कार्रवाई होगी, गंभीर से गंभीर कार्रवाई होगी। बीजेपी कह रही है कि तो जंगल राज हो गया। अच्छा, यूपी में मंगल राज है। यूपी में पुलिस के मौजूदगी में सारा प्रशासन के थाना अपराधी ने मारा, तो वो क्या कहते हैं, उसको क्या कहेंगे। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।